Hello, this is my first part of video on important articles. अनुच्छेद 1। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। आर्टिकल 2, इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए राज्यों को अपने में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3, इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट नए राज्यों को बना सकती है और पुराने राज्यों को ख़त्म कर सकती है, और साथ ही साथ वो जो वर्तमान के राज्य हैं उनके बाउंड्रीज को बढ़ा घटा सकती है। आर्टिकल 5, ये भारत में एकल नागरिकता की बात करता है। इसमें ये अधिनियम 1955 को फॉलो करता है, जिसमें जन्म वंश परंपरा और पंजीकरण, विदेशीय और भूमि विस्तार आदि के हिसाब से भारत की नागरिकता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 14, यह कानून के समक्ष समानता की बात कहता है। मतलब कि कानून सबके समक्ष समान है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, अमीर हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर और राजदूत। दूसरी चीज़ ये भी कहता है कि कानून सबको बराबर कानूनी सहायता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति का कोर्ट में वकील करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार उसको वकील मुहैया कराती है। अनुच्छेद 15, ये हमें बताता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और रेस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16, इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई भी अगर सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे SC, ST, OBC और EWS। अनुच्छेद 17, ये हमें छुआछूत के अंत के बारे में बताता है कि हम किसी को छुआछूत के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसके साथ भेदभाव करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18, ये हमें बताता है कि उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी उपाधि यदि अपने देश से बाहर प्राप्त करते हैं तो उसमें हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 19, ये हमें राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार की जानकारी देता है। इसमें कई सारे छोटे इसके पार्ट्स हैं, भाग हैं, जैसे 19(1)(a), ये हमें राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। कहने का मतलब यदि हम सरकार से किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। राइट टू गैदर एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, कहने का मतलब हम किसी भी स्थान पर शांतिपूर्ण इकट्ठा होने और अपनी सभा करने का अधिकार है। 91(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कहने का मतलब है हम अब कोई भी अपना एक संगठन बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट एसोसिएशन इत्यादि। 19(1)(d), राइट टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यह अनुच्छेद हमें शक्ति देता है कि हम अपने देश भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। 19(1)(e), राइट टू मेक होम इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये अनुच्छेद हमें शक्ति देता है कि हम भारत के किसी भी भाग में अपना घर बना सकते हैं। 91(f), ये अनुच्छेद हमें ये बताता है कि हम जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, बशर्ते वो देश के विरुद्ध ना हो। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। सबसे पहला, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। कहने का मतलब है, अगर उसको एक सजा मिल चुकी है उस अपराध के लिए, तो उसे उसी अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। कहने का मतलब है कि कानून जो जिस समय उसने अपराध किया होगा उस टाइम का जो कानून कहता है उसी हिसाब से अपराध मिलेगा, ना कि जो पहले का कानून होगा या जो बाद में कानून बदला जाएगा। तीसरा, कोई किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देही स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कहता है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का यह हमें बताता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 22 ये हमें बताता है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहला, हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 23 यह हमें मानव के दुर्व्यवहार और बलात् शर्म का प्रतिशोध के बारे में बताता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जब राष्ट्र की सेवा में उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसे बाध्य श्रम करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की भाग में हमारी मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।